आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम सीटेट 2022 29 दिसंबर को जो पेपर आपका पूछा गया था उसके अंदर हिंदी पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निजी वाक स्वयं से बोलना यानी कि स्वयं निर्देशित वाक जिसका प्रयोग बच्चे अपने ही व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करते हैं, यह विचार किसने प्रतिपादित किया है। तो आपने सीडीपी के अंदर ये बिल्कुल डायरेक्टली पढ़ा हुआ होगा कि जो लेव वाइगोत्स्की हैं, ऑप्शन नंबर 2 वो इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की बात करते हैं आपका सोशल स्पीच की, आपका प्राइवेट स्पीच की और साइलेंट इनर स्पीच की। ठीक है, तो आपकी सोशल स्पीच जो 2 साल तक डेवलप होती है, 3 से 4 साल तक प्राइवेट स्पीच जिसकी यहाँ बात की गई है निजी वॉक, और आपकी साइलेंट इनर स्पीच जो कि 7 साल तक बच्चे के अंदर डेवलप होती है। इसी के साथ में देखिए जीन पियाजे ने इसी स्टेज को क्या कहा है, आपका ईगोसेंट्रिक स्टेज कहा है। क्या कहा है, आपका ईगोसेंट्रिक स्टेज कहा है। वहीं पे अगर हम बात करें नॉम चॉम्स्की की, तो नॉम चॉम्स्की बात करते हैं मेनली लेड के बारे में, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि निजी वॉक जो है उसका प्रतिपादन किसने किया था, आपका लेव वाइगोत्स्की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा की विशेषताओं के बारे में कौन सा सही नहीं है। क्या मतलब हुआ कि इसमें से कौन सी ऐसी होगी जो भाषा की विशेषता नहीं होगी। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। भाषा स्थिर है, ये आपका क्या है ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि नेगेटिव पूछा है। देखिए भाषा स्थिर नहीं होती है, भाषा गतिशील होती है, विकसित होती रहती है, नए नए शब्द इसके अंदर जुड़ते रहते हैं, अर्थ शब्दों के कहीं ना कहीं कुछ के बदलते रहते हैं, उनमें कुछ एडिशंस होते रहते हैं। तो भाषा स्थिर है, ये आपका भाषा की विशेषता नहीं होगी। अब देखिए बाकी के पॉइंट को लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। भाषा संकेतों की व्यवस्था है, तो हाँ भाषा किसकी, संकेतों की ही व्यवस्था तो है। कुछ ध्वनियां, इशारे या वर्ण ही तो होते हैं जिनसे कि हम भाषा प्रोड्यूस करते हैं, वो एक संकेत ही होते हैं। भाषा अद्वितीय है, अद्वितीय है कैसे, हर एक भाषा के अपने नियम कानून अलग विशेषताएं, मतलब विशेषताएं तो चलो वही होंगी, लेकिन उनके नियम कानून, बोलना लिखना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, अलग होती है। तो हर कोई भाषा अपने आप में क्या होती है, अद्वितीय होती है, अलग होती है। भाषा के संकेत क्या हैं, यादृच्छिक हैं। भाषा के जो संकेत हैं वो कैसे हैं, यादृच्छिक हैं, क्योंकि जो भाषा के प्रतीक हैं, जो संकेत हैं, उन्हें आप मनमाने तरीके से उन प्रतीकों का प्रयोग उन भाषाओं में किया गया है। तो ये आपकी जो तीनों होंगी वो भाषा की विशेषताएं होंगी। वहीं पे भाषा स्थिर है, ये आपकी भाषा की विशेषता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी भाषा विशेष में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके आधार पर शब्दों को की अलग पहचान बनती है। तो देखिए बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपके जो स्वनिम होते हैं या फोनिम जिनको कह लीजिए, वही क्या होते हैं, आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, जिसके आधार पर क्या बनते हैं, शब्द अलग अलग बनते हैं। तो ये जो आपके वर्ण होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, स्वनिम या फोनिम्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावी संप्रेषण में अवरोध पैदा नहीं करता। तो देखिए एग्जाम में जब आप बैठे होते हैं तो इस नहीं पे थोड़ा फोकस करिएगा, क्योंकि कई बार हम जल्दी जल्दी के अंदर क्या करते हैं, नहीं पे ध्यान नहीं देते और पहला ही ऑप्शन जो हमें सही के हिसाब से मिलता है हम वही करके आ जाते हैं, जबकि हमें ढूंढना होता है नेगेटिव आंसर को। देखिए सांस्कृतिक भिन्नताएं, ध्यान और रुचि की कमी, शारीरिक विकलांगता और सक्रिय श्रवण। देखिए क्या पूछा गया है, ये विभिन्न विकल्प जो है वो प्रभावी संप्रेषण, जो कम्युनिकेशन में अवरोध पैदा नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन होगा, आपका सक्रिय श्रवण। अगर आप एक्टिवली किसी चीज को सुन रहे हैं तो वो फिर किसी तरह से आपके लिए बाधा नहीं हो सकता। जबकि अगर हम बात करें और ऑप्शन की, सांस्कृतिक विभिन्नताएं, अगर कल्चरल डाइवर्सिटीज होंगे तो देखिए कहीं ना कहीं क्योंकि बातों के मतलब अलग हो जाते हैं, कल्चर अलग हो जाता है, तो फिर वहां कम्युनिकेट करने में दो अलग अलग कल्चर के लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा ऐसा अवरोध है कि ये नेगेटिवली हम इसको समझे, लेकिन हाँ एक अवरोध तो पैदा करता है। ध्यान और रुचि की ही अगर कमी है तो अवरोध होगा ही, और शारीरिक विकलांगता भी क्या करेगी, आपका एक अच्छे कम्युनिकेशन पर प्रभाव डालेगी नेगेटिवली। तो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका जो सक्रिय श्रवण है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन को पढ़ें और सही विकल्प चुनिए। भाषा संप्रेषण एक प्रभावशाली उपकरण है, भाषा सामाजिक संदेश देने में मदद करती है। भाषा संप्रेषण के लिए, ठीक है, मतलब जो हमारी लैंग्वेज है वो कम्युनिकेशन का एक प्रभावशाली उपकरण है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि हम क्या भाषा के थ्रू ही क्या कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। भाषा सामाजिक संदेश देने में, अब सामाजिक संदेश कैसे दे पाएंगे, जब कम्युनिकेट कर पाएंगे, अभिव्यक्त कर पाएंगे, तभी तो हम सामाजिक संदेश दे पाएंगे। तो क्या है, ए भी सही है, आर भी सही है, और आर बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, ए की। तो इस तरह का ऑप्शन जहां होगा ए और आर सही है और आर ए की व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए लैंग्वेज के थ्रू ही हम कम्युनिकेट करते हैं
और उसी कम्युनिकेशन के थ्रू हम कोई भी संदेश, हमें कोई सामाजिक हो, कल्चरल हो, कैसा भी हो, कोई भी संदेश अगर हम देना है तो हम कैसे देंगे, कैसे अभिव्यक्त करेंगे अपने विचार को, लैंग्वेज के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बालिका 4 टांगों वाले सभी पशुओं को घोड़ा कहती है। यह आरंभिक शब्द भंडार संबंधी गलती जिसमें एक शब्द वस्तुओं और घटनाओं के विस्तृत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाता है, किस रूप में जाना जाता है? अतिशय रूप से विस्तार, कम विस्तृत, वाक विकार या फिर हकलाना। देखिए हकलाना तो है नहीं, क्योंकि यहाँ हकलाना जैसी कोई बात नहीं है, बस ये है कि बच्चे के दिमाग में क्या है कि जिसकी भी 4 टांगे होती हैं वो क्या होता है, आपका घोड़ा होता है। तो वॉक विकार भी यहाँ पे नहीं है, कम विस्तृत भी नहीं है, ये क्या है आपका अतिशय रूप से विस्तार है कि आपको एक चीज जिस तरह से बता दी गई तो आप उसी विशेषता को हर चीज विस्तृत रूप से क्या करने लग जाते हैं, लागू करने लग जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका, निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को ऐसे लक्ष्यों के रूप में सुनिश्चित किया गया है कि जिन्हें 2026-27 तक प्राप्त कर लेना है। कक्षा 3 में साक्षरता के संदर्भ में ये लक्ष्य क्या है? तो देखिए ये है कि आपका जो निपुण भारत मिशन है ना, उसमें जो अधिगम के लक्ष्य हैं हर एक ग्रेड के लिए वो क्या है, जिन्हें 2026-27 तक हमें क्या कर लेना है, प्राप्त कर लेना है। देखिए बाल वाटिका जो आपकी होती है, प्ले स्कूल जो आपका होता है, वहां पर ये होता है कि अक्षरों और संगत ध्वनियों की पहचानना और कम से कम 2 से 3 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ने लग जाए। ठीक है, ये किस एज के लिए होगा आपका, जो बाल वाटिका होगी वहां पे। फिर बात करें अगर ग्रेड 1 की, तो ग्रेड 1 में होगा कि उम्र के अनुसार अज्ञात पाठ में कम से कम 4-5 सरल शब्दों के युक्त छोटे से वाक्यों को क्या कर सके, वो पढ़ सके। तो ये आपका जो होगा ये किसके अंदर होगा, ग्रेड 1 के अंदर होगा। उसी के साथ में ग्रेड 2 में होगा कि प्रति मिनट में 45 से 60 शब्द को क्या कर सके, वो पढ़ चुके। तो ये किसका होगा आपका, ग्रेड 2 का होगा। साथ ही में जो ग्रेड 3 हमसे पूछा गया है, तो ग्रेड जो 3 होगा, कक्षा 3 होगा, उसके अंदर होगा कि बच्चे प्रति मिनट क्या कर सके, कम से कम में 60 शब्दों के साथ में पढ़ पाते हों। तो ये कक्षा 3 के लिए या ग्रेड 3 के लिए मानक है। बाकी ये बाल वाटिका आपका पहला ऑप्शन, दूसरा ग्रेड 1 और तीसरा आपका ग्रेड 2। यहाँ पे आपसे ग्रेड 3 पूछा गया है, लेकिन कोई भी इनमें से पूछा जा सकता है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अध्यापक ने बच्चों को पाठ्य सामग्री में से विशेषणों की पहचान करने का कार्य दिया। विद्यार्थी पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं और विशेषण शब्दों को रेखांकित करते हैं, इस तरह के पठन को क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे को जो पाठ्य सामग्री है उसके अंदर से विशेषण निकालने हैं, विशेषणों की पहचान करनी है। अब क्या अगर बच्चा ध्यान से ना पढ़े तो क्या वो विशेषणों को पहचान कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ किसी चीज को ऊपर ऊपर से देख रहे हैं तो फिर आप उस चीज के अंदर से कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे निकाल पाएंगे, जो कि आपको पर्टिकुलर निकालनी है। तो ये सरसरी तौर पर पठन आपका नहीं हो सकता। अब क्या बच्चा यहाँ आनंद के लिए पढ़ रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब जो विस्तृत पठन होता है वो आपका रिलेटेड होता है आनंद के लिए पठन से, कि बहुत सारी सामग्री को पढ़ना, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल को स्टडी करना, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे विस्तृत पठन भी नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो गहनता के साथ में पढ़ रहा है कि जहां कहीं भी क्या आएंगे, विशेषण आएंगे, उसे उसने क्या करना होगा, रेखांकित करना होगा। तो वहां यहाँ पे वो कैसे पढ़ेगा, वो ध्यान पूर्वक और गहराई से पठन सामग्री को पढ़ेगा, ताकि वो विशेषणों की पहचान कर पाए। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अध्यापन की एक विधि जिसमें अध्यापक और 2-4 शिष्य एक सहयोगात्मक अधिगम समूह बनाते हैं, निकटतम विकास के क्षेत्र के सिद्धांत के आधार पर पाठ्य सामग्री की विषय वस्तु पर एक दूसरे को संचार करते हैं। इससे पठन बोध में सुधार आता है। इस विधि को क्या कहेंगे? व्याकरण अनुवाद विधि कहेंगे, पारस्परिक अध्यापन कहेंगे, या फिर आपका संरचनात्मक उपागम कहेंगे, या फिर आपका मॉडल पठन कहेंगे। तो देखिए जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, पारस्परिक अध्यापन होगा। पारस्परिक अध्यापन अधिगम की एक ऐसी विधि होती है जहां पे एक अध्यापक लगभग 2 से 4 और मेनली 4 बच्चों के साथ क्या करता है, एक समूह बनाते हैं और फिर चीजों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पठन में क्या होता है, इससे सुधार आता है। तो ये आपका डेफिनेशन है किसकी, पारस्परिक अध्यापन की। तो अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा। अगर हम एलिमिनेशन के थ्रू भी करना चाहें तो देखिए व्याकरण अनुवाद विधि के अंदर क्या होता है, वहां किसी को कोई समूह बनाने की जरूरत नहीं होती है। वहां पे तो ये है कि आपका संकेतों को अनुवाद करने पर ये मेनली फोकस्ड होती है, मूल भाषा से आपकी लक्ष्य भाषा में। तो ये नहीं हो सकता। संरचनात्मक उपागम भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि संरचनात्मक उपागम के अंदर क्या होगा, आपका इस शब्दों का जो लिखने का तरीका है, बनावट है, ये सारी चीजें संरचना को हम देखेंगे कि वाक्य की संरचना क्या होगी, शब्दों का आकार क्या होगा। तो उस तरह की स्टडी से रिलेटेड है, उस तरह के अधिगम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, कोई समूह बनाने की बात नहीं आई। मॉडल पठन क्या होता है, बच्चों को एक तरह से
पढ़कर दिखाना, एक मॉडल उनके सामने प्रस्तुत करना एक तरह से, तो ये मॉडल पठन में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एलिमिनेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं और जनरल अंडरस्टैंडिंग पे भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पारस्परिक अध्यापन, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि पेडागोजी को अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देख रहे हैं, आपको बच्चों की जगह बैठकर, आप टीचर की जगह बैठकर आप उस चीज को सोच पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन को आप अगर आपने पढ़ा भी नहीं हुआ है ना, तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा 4 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर लेखन पूर्व गतिविधि के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कहती है, इस युक्ति को क्या कहेंगे? कक्षा 4 की अध्यापिका, अब देखिए ये जो लिखा होता है ना, कक्षा 4 की, कक्षा 5 की, कक्षा 2 की, ये ऐसा इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती है। आपने ध्यान देना है कि पूछा क्या हुआ है क्वेश्चन में, वो कक्षा किसकी बात हो रही है, वो सिर्फ एक थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंदी करने के लिए होता है। एक विषय पर लेखन पूर्व गतिविधि, ठीक है, लिखने से पूर्व, तो लिखने से पूर्व आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, मानस मंथन करेंगे, उन विचारों को देखेंगे जिन्हें आपने अभिव्यक्त करना है, तो उनका कहीं ना कहीं एक मंथन होगा। तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, क्योंकि ये लेखन से पूर्व की गतिविधि है, ठीक है। उसके बाद समीक्षा करना, क्या आपने लिख लिया है, जो वो सही किया नहीं किया, उसकी संपादन करना, तो ये सारी लेटर स्टेज पे आएगी। लेखन पूर्व की अगर गतिविधि की बात होगी तो वो क्या है आपकी, मानस मंथन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिशु की पहली वाक ध्वनि को पूजन और बबलाना कहते हैं। बबलाना से तात्पर्य है कुछ कहने संप्रेषित करने के लिए ध्वनियों के साथ प्रयोग पर किसी प्रचलित शब्द को न कह पाना। 2 माह की अवस्था वाले शिशु द्वारा शोर जैसी सुखद ध्वनियां न कहना। 6 माह की आयु में व्यंजन स्वर के मिश्रण से दोहराव वाली लंबी तान। वयस्क द्वारा ऊंचे स्वर में अतिशय स्वर शैली में बोले गए छोटे वक्त कि ये बबलाना, बड़बड़ाना, पूंजन, ये सब हम कब पढ़ते हैं, हम ये जो एक बच्चा होता है ना, उससे रिलेटेड पढ़ते हैं। तो ये जो वयस्क द्वारा हो गया, ये तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन गलत ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 भी आपका क्या है, सही नहीं है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, बबलाना पूछ रहा है, वो पूजन पूछ रहा है। तो 2 माह की अवस्था वाले शिशु द्वारा शोर जैसी सुखद ध्वनियां कहना, क्या वहां वो बबलाना शुरू करता है? नहीं, वो बबलाना कब शुरू करता है, 6 माह की वय, जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है, तब वो इस तरह की एक्टिविटीज को शुरू करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा यहाँ पे आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, अध्यापक पाठ्य सामग्री पढ़ाने के बाद बच्चों को पठन के बाद की गतिविधि करवाना चाहता है। अध्यापक को किस गतिविधि का चयन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पहली नजर मेरी पड़ती है सारांशीकरण पर। तो ये तो देखिए मोस्टली आपको ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये चीजें पूछी जाती है कि आपको दे दिया पूरा पैरा, फिर उसका सारांश निकालिए। तो ये चीज तो देखिए कराई जाती है। तो ये तो एक ऐसी एक्टिविटी है कि जो कि कराई जाती है कि बच्चे ने क्या पढ़ा, उसका एक सारांश बच्चे को समझ आया नहीं आया, ठीक है। अनुमान लगाना भी हो सकता है कि कुछ पढ़ा दिया, फिर बच्चे को पूछा जाए कि अब अनुमान लगाइए कि आगे किसी कहानी में क्या होगा या पाठ में आगे क्या हुआ होगा। तो इस तरह की गतिविधियां भी करवाई जाती हैं। देखिए जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, वो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा कि अध्यापक पाठ्य सामग्री पढ़ाने के बाद बच्चों को पठन के बाद की गतिविधि करवाना चाहता है। तो उसके अंदर ये बहुविकल्प वाला नहीं आएगा, क्योंकि जो बहुविकल्प प्रश्न होते हैं ना, वो आपके किसी विशिष्ट जानकारी का एक तरह से पता लगाने या विशिष्ट चीज को लेकर बच्चे के ज्ञान को आकलन करने का एक तरीका होता है। कि मान लीजिए किसी लेसन के अंदर आपकी कुछ डेट्स मेंशन थी, ठीक है, कोई भी तारीखें थी, तो फिर उन तारीखों से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुविकल्प एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं, तो वहां वो बच्चे की उस विशिष्ट जानकारी या तथ्यात्मक उसको जो नॉलेज उस पाठ के अंदर से हुई है, उसको जानने के लिए ये टेस्ट आपका क्या होता है, ज्यादा उचित होता है, सही होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बहुविकल्प प्रश्न आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो ये आरेखीय है कुछ तब, तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं एक चीज को प्रस्तुत करना, ठीक है। तो ये भी आरेखों के द्वारा या ग्राफ के द्वारा उस चीज को प्रस्तुत करवाया जा सकता है। तो ये तीनों एक्टिविटीज आपकी टीचर चुन सकता है। बाकी बहुविकल्प प्रश्न एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उनके लिखित कार्यों का संग्रह कर पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए कहा। जैसे कि उनके लिखित कार्यों के 6 सर्वोत्तम नमूने, यह किस प्रकार का आकलन है, अध्यापक की सत्ता को प्रतिबिंबित करता है, उचित नहीं है, विद्यार्थी अनुकूल है, बच्चों की प्रगति के आकलन में मददगार नहीं है। तो ये देखिए, ये आप एलिमिनेशन के थ्रू, जनरल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि ऑप्शन का मतलब पता हो, आप वैसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर ये एक अध्यापक करवा रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, आप खुद से भी सोच कर देखिए, एक विद्यार्थी बनकर देखिए या फिर एक अध्यापक बनकर देखिए कि अगर आपको इस तरह का कोई काम दिया जाता है, तो वो काम दिया जा सकता है ना। उसमें ऐसा नहीं होगा कि वो आपको मदद नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बच्चे की प्रगति के आकलन में मदद नहीं करेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उचित नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ अनुचित भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि करवा सकता है, किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज बच्चे को पढ़ाने के लिए करवाई जा सकती है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा ना, कि ये क्या होता है आपका, विद्यार्थी के अनुकूल होता है, यही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक भाषा अधिगम के लिए अपने प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की मदद के लिए कक्षा में निवेश समृद्ध परिवेश सृजित करता है। इस प्रकार का परिवेश विद्यार्थियों को किस तरह से मदद करेगा।
लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक नियमों को याद करने में, भाषा की संरचना समझने में, लक्ष्य भाषा को घर की भाषा के अनुवाद करके सीखने में, ऐसे अवसर देने में जहाँ बार-बार भाषा का स्वरूपों पर ध्यान जाता हो और सीखने के मौके मिलते हों। तो अगर आपने पेडागोजी को समझा है, पढ़ा हुआ है आपने, जो जनरल पेडागोजी होती है, तो वहाँ से भी ये आप ऑप्शन अपना अच्छे से टिक कर सकते हैं। यहाँ देखिए मेनली एक निवेश समृद्ध परिवेश की बात हो रही है। एक ऐसा परिवेश जहाँ बच्चे को बार-बार मौका मिले भाषा को समझने का, बोलने का, अपने विचार व्यक्त करने का, सीखने का, लिखने का, पढ़ने का, तो ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाएँ, ठीक है? क्योंकि एक परिवेश कब समृद्ध होगा? जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलते हैं कोई काम, कोई एक्टिविटी करने के, कोई चीज़ सीखने के। तो यहाँ पे आपका सीधा-सीधा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, और आखिरी क्वेश्चन है ये आपका, प्रक्रिया आधारित लेखन किस चरण से आरंभ होता है? देखिए, क्या जो लेखन है वो एक प्रोसेस है, ठीक है? शुरू में आपके कुछ विचार होंगे, उन विचारों में से आप देखेंगे कि आपने क्या लिखना है, फिर आप अपना उद्देश्य तैयार करते हैं, प्रारूप बनाते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं और उसका प्रकाशन या संपादन करते हैं। तो ये क्या चलती है, एक प्रोसेस चलती है, एक साइकिल चलती है, जो कि शुरू होती है कहाँ से? आपके विचारों के उत्पन्न होने से। तो जो पहला आपका जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा? आपके विचार होते हैं, मतलब क्या होगा यहाँ पे आपका मानस मंथन या ब्रेनस्टॉर्मिंग, के अपने विचारों के बीच से उस चीज़ को खोजना जो आप लिखना चाहते हैं, वो आप क्यों लिखना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों पर क्या करना, एक तरह से उन सारी चीज़ों को देखना। किसके अंदर आएगा? आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर आएगा। उसके बाद में ये सारी चीज़ें कि प्रारूप को तैयार किया, प्रारूप तैयार करने के बाद फिर उसकी समीक्षा करना, फिर उसके अंदर सारी चीज़ें सही हैं या नहीं है, कुछ ठीक करने की ज़रूरत तो नहीं है, और एट लास्ट क्या करते हैं आप? प्रकाशित कर देते हैं अपने जो भी लिखा है। तो ये लेटर स्टेज हो गई। तो आपकी जो आरंभिक स्टेज होगी वो क्या होगी? आपकी मानस मंथन होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगर आप और सीटेट के क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको समझ आता हो, मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ में। तब तक अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। एग्जाम आपका ज्यादा दूर नहीं है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।